नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और टैक्स मंत्रा में हम आज चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं और जीएसटी से आपका वास्ता है और पिछले कुछ वक्त में अगर आपको भी लगा कि जीएसटी से जुड़ी हुई कुछ दिक्कतें हैं या आपको जीएसटी का समन आया है, तो उसे उससे आपको कैसे निपटना है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। इस स्पेशल शो में हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अभिषेक रस्तोगी जी, फाउंडर रस्तोगी चैम्बर। आप टैक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे शो में शामिल होने के लिए। थैंक यू अनुराग जी। सर, शुरुआत में इससे करूंगा एक व्यक्तिगत उदाहरण के साथ। कल मेरे पास एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के सीएफओ है, उनका कॉल आया। उनके द्वारा अपनी चिंता बताई गई कि उनकी कंपनी के जो ऑफिसेज हैं वो देश के हर हिस्से में हैं और उनको दिक्कत ये आ रही है कि हर स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ ऑडिट चल रहा है जीएसटी का। कभी उन्हें कहा जाता है कि श्रीनगर में हाजिरी दीजिए, कभी उन्हें कहा जाता है जयपुर में हाजिरी दीजिए, कभी उन्हें कहा जाता है चेन्नई में हाजिरी दीजिए। तो उन्होंने अपनी पीड़ा ये बताई और कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है। उनका पूरा टाइम तो है, वो अलग अलग जो जगह पे ऑडिट चल रही है वहां वहां पर हाजिरी देने में ही चला जा रहा है। तो ये क्या सही में इंडस्ट्री के स्तर पे ये एक चिंता है और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया और प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का उद्देश्य केवल ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, मगर जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है वो हो सकता है थोड़ी डिफरेंट हो रही हो। जहां तक कि डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस की बात है, जो जीएसटी है अगर आप उसमें रजिस्टर्ड हैं डिफरेंट स्टेट में, तो वहां की स्टेट अथॉरिटीज और वहां की जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटीज का पूरा पावर है आपको इन्वेस्टिगेट करने का। मगर अगर किसी इशू पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुका है तो वो जनरली दोबारा नहीं होना चाहिए, पहली चीज है। और अगर आप जीएसटी से पहले की भी बात देखेंगे तो वैट में भी अगर रजिस्ट्रेशन डिफरेंट स्टेट्स में होता था तो ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट स्टेट्स में हो सकते थे। बट ऑब्जेक्टिव जीएसटी का यही है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। तो अगर सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन जो पहले सर्विस टैक्स में होता था कि अगर सेंट्रली सब कुछ किताबें किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से हुई हैं तो जनरली वहां का ऑडिट हो जाता है या इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। जो आज इंडस्ट्री को मुझे लगता है परेशानी है वो ये है कि जब डिफरेंट स्टेट से इन्वेस्टिगेशन या ऑडिट होता है, परेशानी वहां पर खत्म नहीं होती, वहां से शुरू होती है। क्योंकि वो समन्स इशू करके भेजते हैं किसी टॉप ऑफिसर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने उदाहरण दिया इंश्योरेंस कंपनी का, अगर उनके सीएफओ को समन्स दिया जाता है तो दिक्कत वहां से शुरू होती है। क्योंकि अगर वो बॉम्बे बेस्ड है और जम्मू एंड कश्मीर में ऑडिट चल रहा है और उनको समन्स वहां से दिया जाता है तो वहां पर कठिनाई शुरू होती है। और ऐसे में लॉ में और हमारे कोर्ट्स ने भी बहुत ऐसे व्यूज लिए हैं कि इश्यूएंस ऑफ समन्स जो है वो रेयरेस्ट सिचुएशन में होना चाहिए। बोर्ड का भी इंस्ट्रक्शन एंड सर्कुलर है। तो जो भी ऐसी कंपनीज हैं वो अपने लोकल ऑफिस से पहले कोऑपरेट कराएं, जिससे कि इंडस्ट्री को जो भी डेटा देना है, इंफॉर्मेशन देनी है, ऑडिट टीम को जो जीएसटी ऑडिट टीम्स आ रही है उनको सपोर्ट करना है, उस तरह से पहले सपोर्ट दिया जाए। समन्स अगर आते हैं, कहने का मतलब है किसी वरिष्ठ अधिकारी को या अधिकारी को किसी और राज्य से समन आता है तो घबराना नहीं है, उससे जो लोकल ऑफिस है वही निपट सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। जब तक कि मेरा कोई भी नॉन कॉपरेशन नहीं है, अगर मैं कॉपरेट कर रहा हूं और मेरी टीम, लोकल टीम्स वहां पर कॉपरेट कर रही हैं, तो किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब कॉपरेशन पूरा है समन्स इशू हो ही नहीं सकता। हमने ऐसी बहुत सारी रिट पिटीशन डिफरेंट कोर्ट्स में डाली है, स्पेशली बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पर हमने इसको चैलेंज करा है। इशुएंस ऑफ समन्स के लिए बोर्ड का जीएसटी के समय में नहीं, जीएसटी से पहले भी बहुत ऐसे इंस्ट्रक्शंस और सर्कुलर्स आए हैं जिसमें बोर्ड खुद बोलता है कि आपको समन्स की अगर जरूरत नहीं है तो आप नॉर्मल एक लेटर दीजिए और इंफॉर्मेशन मांगिए। कॉर्पोरेट जब तक हो रहा है तो आप सीनियर मैनेजमेंट को समन्स मत इशू करिए। बिल्कुल, लेकिन सर ये कौन कौन ये समन इशू कर सकता है? कितना पावरफुल होते हैं समन? देखिए, समन्स एक बार इशू होना बहुत पावरफुल होता है क्योंकि इसमें जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्रिमिनल एक्ट के अगेंस्ट भी बहुत सारी ऐसी आ जाती हैं। और अगर आप नॉन अपेयरेंस ऑफ समन्स को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी जगह ऐसे इश्यूज हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता आपके शो पर,
जहां पर कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तक को नॉन अपीयरेंस ऑफ समन्स के लिए अरेस्ट करा है। तो समन्स जब इशू होता है तो समन्स इशू करने के लिए एप्रोप्रिएट प्रोविजंस जो हैं वो जीएसटी एक्ट के देखे जाएं या फिर क्रिमिनल लॉ के देखे जाएं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो नॉन अपीयरेंस ऑफ समन्स एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है जिसकी वजह से इवन अरेस्ट तक की पावर्स हैं ऑफिसर्स के पास। इसीलिए जब हम मैटर्स को कोर्ट पर लेके जाते हैं तो हम ये पहला प्रश्न हमारा ये होता है कि समन्स तो तभी इशू हो सकता है कि जब नॉन कॉपरेशन हो। ऐसी क्या चीज है जो आप मुझसे समन्स देके ही बुलाना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं? अगर कोई सिंपल क्वेरीज हैं या सिंपल इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स है तो आप वो मुझे लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज कोर्ट के पास गए हैं जहां पर कोर्ट ने बड़ी कंपनीज के लिए बोला है कि आप समन्स मत इशू करिए, आप पहले एक लेटर इशू करिए, इंफॉर्मेशन मांगिए, कॉपरेशन देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई थिंक इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है और एग्जीक्यूटिव एक्शन को भी समझने की जरूरत है कि समन्स का प्रयोग लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर इसमें क्या आपको लगता है अगर जीएसटी के अंदर दो हिस्से होते हैं तो स्टेट की जो जीएसटी विभाग है एसजीएसटी से जुड़ा हुआ, तो उनके पास इतने अधिकार होते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके, ऑडिट कर सके और उसके लिए हर राज्य की जो स्टेट इकाई है जीएसटी की वो अगर एक कंपनी को हर राज्य में इन्वेस्टिगेट करेगी तो कंपनी के लिए तो काफी मुश्किल है। देखिए आपका प्रश्न सही है। मैं इंडस्ट्री से सहमत हूं कि कभी कभी ऐसी परेशानी आ जाती हैं, मगर अगर आप जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पर सेंटर और स्टेट के पास दोनों के पास ही पावर्स हैं टू इन्वेस्टिगेट, टू ऑडिट एंड टू असेस। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिफरेंट स्टेट्स में है तो अगर वो राजस्थान में है या आपके एग्जाम्पल में कश्मीर में है और बॉम्बे में भी है तो 3 जगह की स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं क्योंकि उन स्टेट्स की कलेक्शन जो होगी उसका रेवेन्यू उस स्टेट को मिलेगा जहां पर कलेक्शन होती है। तो वो स्टेट अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ना चाहेगा। तो पावर तो है बट हमारी प्रॉब्लम तब होती है जब वो पावर का मिसयूज होता है। हम कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है, आपको हमसे प्रश्न पूछना है, आप हमारी लोकल टीम को, और इनफैक्ट लॉ भी बोलता है कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन गो एंड रिप्रेजेंट। तो आप सीएफओ को या टॉप मैनेजमेंट को समन्स ना दें, उनका समय ना खराब कराएं, तो उससे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बढ़ावा होगा। बिल्कुल सर, ये तो सीएफओ और टॉप मैनेजमेंट बड़ी कंपनियों की बात हो गई क्योंकि उनके पास लीगल टीम होती है, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन जो छोटे कारोबारी होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, उनसे भी काफ़ी शिकायतें सुनने को मिलती है कि जीएसटी के अधिकारियों का हैरेसमेंट है, जीएसटी के नोटिसेज आते हैं। तो उनके लिए मेरा आपसे सवाल होगा, उनको क्या समझना चाहिए, उनके लिए आपका क्या मंत्र होगा? नहीं, आई थिंक आपने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया और देश के डिफरेंट बी सिटीज और सी सिटीज से हमारे पास ऐसे बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, इश्यूज आते हैं जहां पे स्पेशली वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपसे कोर्सिव रिकवरी ऑफ टैक्स कर लेते हैं। वो टैक्स अथॉरिटीज आती हैं, वो थोड़ा प्रेशर बनाती हैं, थोड़ा डराती हैं, थोड़ा सा व्यापारी भी कहीं ना कहीं डर जाता है। तो वो उस स्टेज पर बहुत जगह ऐसे केसेस आए हैं जहां पर कोर्सिव रिकवरीज ऑफ टैक्सेस हुई हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिना शो कॉज नोटिस इशू करे ऐसी कंपनी से, जो एमएसएमई कंपनीज हैं, इनसे बहुत जगह ऐसा टैक्स लिया गया है। ऐसे केसेस को हम ऑलरेडी बहुत सारे हाई कोर्ट्स में ले जा चुके हैं बाय वे ऑफ रिट पिटीशन। इस पर गवर्नमेंट का भी सर्कुलर है कि कोर्सिव रिकवरीज आपको नहीं करनी है इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको। तो बेसिकली इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर व्यापारी थोड़ा सा बोल्ड रहेगा और अपने कागज को पूरा आपने रखेगा। कहा कि रिट पिटीशन कोर्ट में गए हैं वगैरह, लेकिन जो छोटा व्यापारी होता है सर, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है ना, वो पहले ही घबरा जाता है एक जीएसटी के नोटिस से, एक जीएसटी की जांच से। तो उसे क्या चीजें समझनी जरूरी है और वो जो चीजें वो उससे जानकारी होनी चाहिए जिससे उसका नुकसान नहीं हो? तो पहली चीज तो यह है कि उस व्यापारी को जब भी वो टैक्स पे करे, टैक्स पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट करे। वो बहुत ये आवश्यक वर्ड्स यूज करने हैं। जब वो डीआरसी 03 जो भी चालान होते हैं उनको भरे तो वहां पर लिखे टैक्स पेड अंडर प्रोटेस्ट है। टैक्स पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट करने के बाद अगर वो रिट कोर्ट में नहीं जाना चाहता है, उसको खर्चा नहीं करना उतना, तो वो अपने जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को एक लेटर में ये चीज लिखे कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमारे हिसाब से टैक्स नहीं पे करना था, मगर हमने ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान करा है और इसका मुझे रिफंड मिलना चाहिए, मैं इसका रिफंड फाइल करूंगा। तो अपने जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर्स को, उनको लूप में रखे
और सीसी मार्क करके जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी उनको एक लेटर लिखे और उसके बाद रिफंड क्लेम फाइल करें। तो क्या वही प्रक्रिया उसका इतनी तरीका है। आसान होती है जितना आप बता रहे हैं, देखिए या पैसा जटिल मिलना होती है? इतना आसान नहीं होता, मगर जनरली हमने देखा है कि अच्छे कमिश्नर्स हैं हमारे देश में, बहुत अच्छे कमिश्नर्स हैं, और ये आईआरएस ऑफिसर्स इंटरवीन करते हैं ऐसी सिचुएशंस में, क्योंकि उनकी इंस्ट्रक्शंस जनरली ये होती है कि आप पैसा रिकवर वहां करो जहां पर जेन्युइन पैसा रिकवरी होगा या फिर जहां पर वो टैक्स पेबल है। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ टैक्स पे हुआ है, तो यही उसका एक सिंप्लीफाइड वे है कि आप अंडर प्रोटेस्ट पे करें, जुरिसडिक्शनल कमिश्नर को लिखें और उसका उसके बाद रिफंड क्लेम फाइल करें। और सर उसकी नौबत ही नहीं आए तो क्या करके अपनी चीजें सही रखनी चाहिए कि भैया आपको कोई नोटिस ही ना आए, कोई परेशानी नहीं हो? देखिए सबसे पहले तो जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस हमेशा टाइम पर होना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जैसे ही रिटर्न फाइल नहीं होगी या टैक्स पेमेंट नहीं होगा या आपका इवन टर्नओवर तक डिक्लाइन होगा, डिक्रीज होगा, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिस्टम के द्वारा गवर्नमेंट को आज पता चल जाता है कि यहां पर कोई गैप आ रहा है, तो वो ट्रिगर होता है और उस ट्रिगर के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। तो सबसे पहला चीज ये है व्यापारी के लिए कि वो अपना कंप्लायंसेस पूरा करें, टाइम से करें, टैक्स पेमेंट का टाइम से पेमेंट करें, जिसकी वजह से ये होने के बाद चांसेस कम है कि उनका इन्वेस्टिगेशन या स्क्रूटनी में मैटर आएगा। अगर वो आ भी जाता है, सबसे पहले वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील साहब से जाके राय लें कि क्या ये गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर कोई जेन्युइन मिस्टेक हुई है तो उसका टैक्स पे करना चाहिए। शो कॉज नोटिस आने से पहले अगर टैक्स पे करते हो तो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत ही अच्छे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिए हुए हैं जहां पर कि इंटरेस्ट और पेनल्टी का बर्डन बहुत कम हो जाता है। पेनल्टी तो बहुत कम हो जाती है और इंटरेस्ट भी, अगर आपके क्रेडिट पूल में टैक्स है तो उसका इंटरेस्ट का भी बर्डन कम हो जाता है। तो करेक्ट व्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, ये हमेशा देखना चाहिए कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो कौन से पीरियड के लिए हो रही है। अगर वो पीरियड ऑलरेडी लैप्स हो चुका है, लिमिटेशन लग चुकी है, तो उस पीरियड का बड़ा ही क्लियरली टैक्स अथॉरिटीज को बताना चाहिए कि ये पीरियड आउट हो चुका है। सेकेंडली, एमनेस्टी स्कीम्स निकालती है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, तो देखना चाहिए कि क्या हम एमनेस्टी स्कीम में कवर्ड हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो एमनेस्टी स्कीम में जाके उसका बेनिफिट लेना चाहिए। बिल्कुल। अब सर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ज्यादातर जो कारोबारी व्यापारी से उनके द्वारा ये समस्या उठाई जाती है कि हम जिससे माल खरीद रहे हैं उसके द्वारा भुगतान नहीं किया गया जीएसटी, तो उसमें हमारी क्या गलती है, लेकिन टैक्स विभाग के द्वारा हमें परेशान किया जाता है। बहुत 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 ही आपने अहम क्वेश्चन उठाया है, प्रश्न ये बहुत बड़ा है इस समय। जो व्यापारी परचेस करता है वो टैक्स तो देता ही है और कंसिडरेशन भी पे कर चुका है। अब अगर 100 रुपए की सप्लाई थी, 100 रुपए की सप्लाई पे वो 18% पे करके 118 दे चुका है। सर्विस या गुड्स ले चुका है, प्राप्त हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, मगर जो उसका सप्लायर था उसने डिफॉल्ट कर दिया है। अब परेशानी ये होती है कि टैक्स अथॉरिटीज ने अगर ऑडिट करा आपके सप्लायर का और उसका टैक्स डिफॉल्ट है, तो अब टैक्स अथॉरिटीज दोनों से टैक्स रिकवर करने की कोशिश करती हैं। उनसे कोशिश करती हैं नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स की और रिसिपिएंट से कोशिश करती है रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट की। अब यहां पर हम करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा केसेस को हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में और अन्य कोर्ट्स में फाइल कराए, जहां पर हमारा प्रश्न यह है कि अगर परचेजर ने करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स एंड कंसिडरेशन पे कराए तो हमारी कोई गलती नहीं है। गवर्नमेंट डबल वैमी फॉर्मूला ना लगाए और हमसे भी रिकवर कर रही है और उनसे भी रिकवर कर रही है, वो गलत होता है। इस सिचुएशन में रिकवरी उसी से होनी चाहिए जिसने टैक्स का कंप्लायंस नहीं कराए। तो रिसिपेंट को तो अगर आप उससे भी लोगे तो वो तो ऑलरेडी 100 + 18 दे चुका है, अब आप उससे 18 का बर्डन और करोगे तो वो तो डबल बर्डन हो जाएगा उसके ऊपर। तो इसमें केवल आपको थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ अपना पक्ष रखना है और घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। बिल्कुल। सर हाल के दिनों में हमने देखा है कि खबरें बहुत ऐसी आई है कि जीएसटी का जहां इवेजन हुआ वहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो गई। तो ये कैसे एंट्री हो रही है, इसके पीछे क्या तथ्य है? देखिए, आज जीएसटी डिपार्टमेंट के पास बहुत बड़ा डेटा है। तो क्वेश्चन ये है कि जब जीएसटी के पास इतनी इंफॉर्मेशन एंड डेटा है तो क्या वो कस्टम्स को, इनकम टैक्स को और ईडी को उस डेटा की सप्लाई कर सकता है या इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है। अगर कहीं पर जीएसटी का फ्रॉड है, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि सपोज परचेजेस बोगस हैं फॉर एग्जांपल, अगर परचेजेस बोगस हैं तो इनकम टैक्स का भी उस पर क्लेम बनता है, क्योंकि वो डिडक्शन परचेजेस की उसको डिसअलाउ करेगा, तो इनकम टैक्स की बात ठीक आ जाती है। अगर परचेजेस बोगस हैं या गलत हैं, तो अगर कस्टम्स ड्यूटी के कुछ बेनिफिट लिए हैं, एक्सपोर्ट के कुछ बेनिफिट लिए हैं, तो हो सकता है कि कस्टम्स अथॉरिटी का भी व्यू आ जाए।
मगर जहां तक कि ईडी की बात है, अगर आप पीएमएलए एक्ट को देखोगे और उसमें स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस देखोगे तो उसमें जीएसटी स्केड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। तो अगर जीएसटी अथॉरिटी या जीएसटी के किसी ऑफेंस के लिए मैटर को रेफर करा जाता है ईडी में, तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और जो स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं जीएसटी में डिफाइंड है, पीएमएलए एक्ट में डिफाइंड है, उसमें जीएसटी की कवरेज नहीं है। तो टेक्निकली आज की तारीख में जब तक कि ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं होता है, और अगर ऐसा अमेंडमेंट होगा भी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। आज की तारीख में जीएसटी ऑफेंस, बिकॉज ये प्रेडिकेट मतलब आप ऑफेंस कह रहे नहीं हैं है। कि जो भी हम खबरें देखते हैं कि जीएसटी की गड़बड़ी में ईडी की एंट्री वो गलत है, हो ही नहीं सकता। वो टेक्निकली गलत है अगर वो केवल रिस्ट्रिक्टेड है जीएसटी ऑफेंस के लिए। अगर वो GST प्रोसीड्स ऑफ offense क्राइम नहीं। है या कुछ और रेलेवेंट नहीं सर, एस्पेक्ट आप भी है। गूगल पे देखेंगे जीएसटी प्लस ईडी तो आपको बहुत सारे ऐसी आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें बताया कि जीएसटी की चोरी पर ईडी की एंट्री। तो वो पीएमएलए एक्ट में प्रेडिकेट ऑफेंस जीएसटी नहीं है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन में भी वो नहीं आएगा। इसीलिए जीएसटी ऑफेंस के लिए ईडी के प्रोविजंस, पीएमएलए के प्रोविजंस लगना सही नहीं होगा। टेक्निकली, स्टैट्यूटरली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड नहीं होगा। बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे दर्शकों को समझने की जरूरत है कि जीएसटी की गड़बड़ी में ईडी की एंट्री नहीं हो सकती। ये बता रहे देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अभिषेक रस्तोगी। सर, अब जीएसटी में एक जो बहुत बड़ा सुधार हुआ जीएसटी रैशनलाइजेशन का, 22 सितंबर से जो नियम लागू हुए, उसके बाद चीजें कितनी सुधरी है, बदली है? हाँ, जो आम लोग हैं जो चीजें खरीदते हैं उनके लिए तो चीजें सस्ती हो गई, लेकिन जो कंपनियां हैं उनके लिए चीजें कितनी बदली है? अनुराग जी, देखिए, इंटेंशन जीएसटी काउंसिल का बहुत सही था कि रेट रैशनलाइजेशन करके हमको बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचाना है। और इस बार जीएसटी काउंसिल ने बोला कि हम एंटी प्रॉफिटेरिंग को भी एक्सटेंड नहीं करेंगे। हम बिजनेस को एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मानते हैं और वो प्राइस डिटर्मिनेशन करके, प्राइस डिमांड सप्लाई के द्वारा एक एक्चुअल प्राइस होगा जो कि बेनिफिट कंज्यूमर को पहुंचेगा। तो विद दैट ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए कि इनको टैक्सेस को मर्ज करा, रेट रैशनलाइजेशन करा। कुछ समस्याएं जो अभी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एयर प्यूरिफायर, आप देख रहे हैं कि बहुत पूरा एयर पॉल्यूशन की बहुत बात हो रही है। तो क्या ये एसेंशियल प्रोडक्ट अब बन गया है? और अगर आप जीएसटी काउंसिल मीटिंग 1.5 महीने 2 महीने तक नहीं होती है और हम देख रहे हैं चारों तरफ इतना पॉल्यूशन है, तो क्या ये 18% टैक्स एयर प्यूरिफायर्स पर, क्या ये सही टैक्स है? और क्या ये कम होकर 5% इमीडिएटली होना चाहिए? तो क्या ऐसी एक्सेप्शनल नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए, जो कि आज जीएसटी काउंसिल का हम वेट नहीं कर सकते, और ये 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीजें टैक्सेस को देखना चाहिए। प्लस कुछ जैसे इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट चाहती है कि रिजॉल्व हो, उनकी इमीडिएट नोटिफिकेशन निकलनी चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज 5% पे टैक्स है और 18% पे टैक्स है अगर वो 5 स्टार में है, मगर अगर एक डोनट बिकता है तो वो डोनट 5% पे टैक्स होगा, 18% पे टैक्स होगा। ऐसे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। अब इंटेंशन गवर्नमेंट की बहुत क्लियर है कि अगर डोनट बिक रहा है तो डोनट पर टैक्स 5% होना चाहिए। और जो ये डोनट और ये जो कंपनीज है, कॉफी शॉप्स एक्सेट्रा होती हैं, ये भी एक तरह के रेस्टोरेंट्स, आउटलेट्स हैं, इवन तक कि क्लाउड किचन तक को दिया है। तो ऐसे नोटिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन अगर हम जीएसटी काउंसिल के मीटिंग तक की वेट ना करें और हम ऐसे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स निकालें, तो इससे देश को फायदा होगा, एमएसएमई को फायदा होगा और ऐसा निकल सकते हैं सब। ऐसे निकल सकते हैं, क्लैरिफिकेशन निकल सकते हैं। हमने देखा था कि बाद में तो सरकार ने माना, लेकिन पहले सरकार के द्वारा कहा गया था कि काफी पेचीदगियां हैं एयर प्योरीफायर को 18 से 5% में लाने में। तो हमारे दर्शकों को आप अगर सरल भाषा में बता पाए क्या पेचीदगियां हैं जिस वजह से एयर प्योरीफायर जो है 18% में है, 5% पे नहीं है। देखिए, जो एयर प्यूरिफायर की इनपुट कॉस्ट होती है उसमें मटेरियल की कॉस्ट काफी होती है। आज वो मटेरियल की कॉस्ट अगर 18% पे टैक्स होती है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो क्वांटम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर ये एयर प्यूरिफायर को 18% से करके 5% पे भी करा जाता है, मगर जो मेरी सप्लाई चेन है, मेरे प्रोक्योरमेंट्स हैं, अगर उन चीजों पर कॉस्ट कम नहीं करी जाएगी तो फिर वही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब मुझे आउटपुट पे टैक्स देना है 5%, बट मेरे क्रेडिट पे टैक्स है 8%, तो 3% का क्या होगा? इसीलिए गवर्नमेंट ने 18%, बिकॉज क्या है, मेरा क्रेडिट अगर 8% है मगर मुझे टैक्स आउटपुट 5% है
और 18 की जगह आपने 5 तो कर दिया, मगर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट 8% तक मैंने एक्यूमुलेट करा हुआ है, तो 5% तो मैं यूटिलाइज कर पाऊंगा, बैलेंस 3% का क्या होगा? ये ऐसी डिफिकल्टीज आएंगी इस सेक्टर में, क्योंकि इसमें जो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है, प्लस इसमें जो आप ये बन रही है, बहुत सारे इंपोर्ट भी हैं। जैसे आप डायसन का देखेंगे तो इंपोर्ट होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट इंपोर्ट होते हैं। फिलिप्स और शार्प शायद इंडिया में बनते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे। तो अगर कुछ इंपोर्ट हो रहे हैं तो उसका रेट डिफरेंट होगा, एसकेडी फॉर्म में, सीकेडी कंप्लीटली नॉकडाउन फॉर्म में आ रहे हैं तो उसका डिफरेंट होगा। तो वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। तो इसका इस समय, क्योंकि हमारे क्लाइमेट पर्सपेक्टिव से और आम आदमी के पर्सपेक्टिव से इस समय कॉस्ट को रिड्यूस करना है, मेरा मानना यह है कि 18% से 5% तो आउटपुट टैक्स होना ही चाहिए, मगर जो एसेंशियल इनपुट्स हैं जो इसको एयर प्यूरिफायर को बनाने के लिए लगते हैं, उनकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, जिससे इफेक्टिव कॉस्ट कम हो। बिल्कुल, लेकिन ना हमने देखा इंश्योरेंस के अंदर था, वहां पे 18 से सरकार के द्वारा तुरंत जीरो कर दिया गया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनियों को भी दिक्कत आई? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी में भी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी एक रेशो में तो उछाल आएगा ही, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही कोई चीज एग्जेम्प्ट हो जाती है, एग्जेम्प्ट गुड्स या एग्जेम्प्ट सर्विस, तो उसका प्रोपोर्शनेट क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ता है जीएसटी में। तो अगर आपकी टैक्सेबल भी है और आपकी एग्जेम्प्ट भी है, तो जितना प्रोपोर्शन आपका एग्जेम्प्ट है उतना आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो जब ये 18% पर थी, तो सारा का सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनीज को मिलता था, मगर अब जब ये 18% से एग्जेम्प्ट हो जाती हैं, तो बहुत सारा ऐसा प्रोपोर्शनेट क्रेडिट होगा जो इवन रेंट तक का क्रेडिट हो सकता है। वो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट प्रोपोर्शनेट टर्नओवर से देखा जाएगा और टैक्सेबल टर्नओवर की रेशो में ही उसको क्रेडिट मिलेगा। तो अब ऐसा टर्नओवर हो गया है जो एग्जेम्प्ट हो गया है, जिसकी वजह से उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्स करना पड़ेगा। मगर आई थिंक इंश्योरेंस सेक्टर और इंश्योरेंस सर्विस एक एसेंशियल सर्विसेज है। इंश्योरेंस कंपनीज को भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी दिक्कत है, क्योंकि वो जो इंपैक्ट है ऑन देयर इनपुट इज नॉट वेरी हाई एंड वो उससे प्ले कर सकते हैं। तो अगर 2-3% इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ेगी भी, जो ये एग्जेम्प्ट हुई है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर भी 15% कॉस्ट कम आएगी ही आएगी। आखिरी सवाल होगा सर, अब बजट में आप क्या एक दो चीज ऐसी चाहते हैं जिससे कारोबारियों को, व्यापारियों को जीएसटी से जुड़ा हुआ कुछ राहत मिले? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो कस्टम्स का रैशनलाइजेशन है, अब वो भी होना चाहिए। हमने जीएसटी के रेट रैशनलाइजेशन की बात करी, मगर जो कस्टम्स में इंपोर्ट होती हैं चीजें, उसका भी डायरेक्ट इंपैक्ट जीएसटी से ही होगा, क्योंकि अगर मेरा कोई रॉ मटेरियल है और वो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं और वो रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट या कस्टम्स ड्यूटी ज्यादा है, तो आईजीएसटी ज्यादा देना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट मेरे प्रोक्योरमेंट को बढ़ाती है, और स्पेशली उन प्रोडक्ट्स के लिए जो मैं यहां से एक्सपोर्ट कर रहा हूं। क्योंकि अगर आज आप देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंडिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो अच्छे बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बट जहां पर कुछ जगह हमें एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, स्पेशली यूएस, वहां पर मार्केट हमारे लिए बड़ा ही अब कॉम्पिटिटिव हो गया है, टैरिफ्स बहुत हाई हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए, बट जो हमारी प्रोक्योरमेंट है अगर वो चीप होती है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर चीप होती है, तो उससे हम कॉम्पीट कर पाएंगे यूएस जैसे देश में भी। बिल्कुल, जो कस्टम्स के अंदर और सुधार करने की जरूरत है, और उम्मीद करते हैं बजट में कुछ हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक रस्तोगी जी, तमाम बातों को आपने काफी सरल तरीके से हमारे दर्शकों को बताया, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभिषेक जी ने बताई है कि जीएसटी से जुड़े हुए अगर समन आए तो आपको घबराना नहीं है। सारी चीजें बता दी है इन्होंने शो के अंदर कि आपको किस तरह से उसका मुकाबला करना है, और चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो टैक्स मंत्रा के इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।